जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के कुछ प्रश्न जो किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि एसएससी जेईई, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी वगैरह के लिए। तो हमने 10 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। प्रश्न में न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल दोनों प्रश्न हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक झलक आप प्रश्न को देख सकते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ प्रश्न को साथ में करते जाएंगे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जहाँ हिंदी में होगा तो वहाँ इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कर देंगे। चलिए पहले नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक डीसी शंट वाउंड जनरेटर 800 आरपीएम पर चलते 200 ईएमएफ का वोल्टेज उत्पन्न करता है। यदि हम मानकर चले कि फ्लक्स पर पोल या प्रति पोल कांस्टेंट बनाए रखता है और यदि इसकी गति 1500 आरपीएम तक बढ़ जाती है तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा। यदि 800 आरपीएम चल रहा तो इतना 200 वोल्ट ईएमएफ है। या क्या बोला, फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट हो, मतलब सेम हो, तो इसकी गति 1500 आरपीएम तक बढ़ा दी जाती है। तो उसके बाद ईएमएफ पूछेगा क्या होगा, उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा, मतलब E2 पूछा है। सिंपल तरीके से बोला जाए तो ये। चलिए स्टार्ट करता हूँ, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ आपको। ए डीसी शंट वाउंड जनरेटर रनिंग एट 800 पर आरपीएम हैज अ जनरेट ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट एज्यूमिंग फ्लक्स per pole is maintained constant. If the speed increase to 1500 ampere 1500 rpm, the generator EMF will be। तो हमें क्या होगा, EMF निकालना है E2। तो थोड़ा हमें पता होना चाहिए क्या होता है। डीसी जनरेटर के लिए हमें क्या होता है, फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट है, स्थिर है। तो क्या बोला है, नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसको। यह डीसी जनरेटर के लिए फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट है तो क्या होता है, जनरेटर EMF किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के। स्पीड को हम यहाँ से डिनोट करते हैं। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E1 बाई E2 इक्वल टू N/N2। इस फॉर्मूले में हम चलते हैं अपने पेज पे जहाँ प्रश्न है, यहाँ आ जाते हैं। हमने क्या बताया था, जनरेटर EMF किसके इक्वल टू होता है, स्पीड के। ये तो फ्लक्स पर पोल कांस्टेंट हो तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो हमारा फार्मूला क्या लिखा रहा था, E1 बाई E2 N1/N2। इस फार्मूले को आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, E1 का मान वैल्यू में कितने दी है, 200 वोल्टेज। E1 हमें दिया गया है 200 वोल्ट और N1 कितना दिया गया है, 800 आरपीएम। और हमें N2 कितना दिया गया है, 1500 आरपीएम सर। और हमें क्या निकालना है, E2 हमें निकालना है। मतलब जब 1500 आरपीएम तक बढ़ती है तो उसका उत्पन्न EMF क्या होगा पूछा गया है। तो जो जो दिया हमने उसको लिख लिया और इस फॉर्मूला हम रख देते हैं नेक्स्ट पेज पर, इस वाले पेज में। E1 की हमें वैल्यू कितनी दी गई थी, 200 वोल्ट बाई E2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। E2 को हम चुपचाप लिखे रहेंगे। N1 की वैल्यू में कितने दी गई थी, 800 आरपीएम और N2 कितने की दी गई है, 1500 आरपीएम। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज पे इसको लेके चलते हैं। कितने दिया गया था हमारा, कुछ इस प्रकार से क्या दिया गया था, पिछले पेज में देख लेते हैं। 200 बाई E2 क्या दिया गया था, 200 बाई E2 और क्या दिया गया था, 800/15। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 1500 कितना जो है वाई में 800। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, इससे ये कट जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 375 वोल्टेज। कितना आ जाएगा, 375 वोल्टेज। E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 375 वोल्टेज। ये या तब देखें किस ऑप्शन में दिया गया है, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में। किस में दिया गया है, ऑप्शन डी में, 375 वोल्टेज। अगर प्रश्न में कहीं भी बोला जाएगा फ्लक्स, यदि मान के चल फ्लक्स पर पोल या प्रति पोल कांस्टेंट बनाए रखता है तो इसकी किसके अनुसार होता है, इसके जनरेटिंग EMF स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। हमने इस फॉर्मूले में रख दिया जो जो वैल्यू दी गई थी।
जो जो वैल्यू दी गई थी हमने उसमें रख दिया गया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। सॉल्व PDF भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये है हमारा दूसरा प्रश्न। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जो जो एग्जाम महत्वपूर्ण है उसी से पढ़ेंगे। चलिए भैया, हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है, 250 वोल्ट का टर्मिनल वोल्टेज डीसी शंट जनरेटर लोड पर 195 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित कर रहा है। इसके आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम से दिया गया 0.02 ओम और 15 ओम। उसका क्या पूछा है, उत्पन्न EMF पूछा गया है, मतलब EG पूछा गया, जनरेटिंग EMF पूछा गया है। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है, इसका ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। ए DC शंट जनरेटर हैविंग टर्मिनल वोल्टेज अप टू 50 वोल्ट इज डिलीवरिंग 195 एम्पियर एट लोड. Its armature and field winding resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively. What will be the value of generating EMF? कुल मिलाकर क्या पूछा, जनरेटिंग EMF की वैल्यू क्या होगी, मतलब EG की वैल्यू पूछा गया है क्या होगी। अब ये निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, EG निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जनरेटिंग EMF शंट जनरेटर के लिए, क्या होता है V माइनस क्या होता है V इक्वल टू EG माइनस IA RA। तो EG की वैल्यू क्या हो जाएगी, EG इक्वल टू V प्लस IA RA हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा निकालने का। इस फार्मूले को हम दूसरे साइड लिख देंगे, या आप पोस्ट करके वीडियो को लिख सकते हैं, जनरेटिंग EMF निकालने का फार्मूला शंट जनरेटर के लिए। ऐसे ही बेसिक प्रश्न आते हैं SSC JEE में, क्योंकि मैंने प्रीवियस प्रश्नों को देखा है, या ये प्रश्न आया हुआ ही है SSC JEE के एग्जाम में। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं देखता हूँ क्या बोला गया है उसमें, हमें दिया क्या क्या गया है। हमें दिया क्या गया है, वोल्टेज कितना दिया गया है 250 वोल्ट, लोड करंट कितना दिया गया है, लोड करंट दिया गया कितना दिया गया जनरेटिंग लोड पर 195 एम्पियर, और क्या आर्मेचर और फील्ड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 15 ओम। आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया गया 0.2 ओम और फील्ड का वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 15 ओम या 50। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.02 ओम, और क्या हो जाएगा ये, और क्या बोला गया फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 15 ओम। तो हमारे पास लोड करंट दिया गया है, लेकिन जो हमें निकालना होता है आर्मेचर करंट, जैसे मैंने फार्मूले में बताया था क्या होता है EG इक्वल टू, आगे बता दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में मैं, EG इक्वल टू क्या होता है V प्लस IA RA। तो हमें पास IA भी नहीं, IA क्या होता है आर्मेचर करंट, IA निकालने का फार्मूला क्या होता है लोड करंट प्लस शंट करंट। तो हमारे पास लोड करंट है लेकिन शंट करंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे शंट करंट किस प्रकार निकालेंगे, पिछले वाले पेज में बता दे रहा हूँ। शंट करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा, हमारे पास कितना दिया गया है फील्ड रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय फील्ड रेजिस्टेंस, V बाई R होता ही आपको पता ही होगा, लेकिन वोल्टेज बाय फील्ड रेजिस्टेंस होता है। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया गया था नेक्स्ट पेज में देख ले, यहाँ देख 250 वोल्ट और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना दिया गया 15 ओम। तो कितना आ जाएगा हमारा ISH कितना आ जाएगा हमारा 250/50 कितना हो जाएगा हमारा 5 एम्पियर, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। तो हमारे पास क्या आ गया शंट करंट। तो हमें अभी आर्मेचर करंट प्राप्त नहीं हुआ, तो शंट करंट आर्मेचर करंट निकालने फॉर्मूला पहले क्या होता था लोड करंट प्लस शंट करंट। तो लोड करंट हमें कितना दिया गया था, लोड करंट हमें दिया गया था 195 प्लस कितना हो जाएगा 5 शंट करंट, कितना हो जाएगा टोटल हमारा 200 एम्पियर। आर्मेचर करंट हमारा कितना आ गया 200 एम्पियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पिछले वाले पेज में लिख देते हैं क्या दिया गया है, आर्मेचर करंट हम लिख लेते हैं कितना दिया गया हमारा 200 एम्पियर। तो हमें सब पता चल गया क्या जो हमें फार्मूले में रखना है। चलिए फार्मूले रख देता हूँ मैं, प्रश्न को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं।
कई बार एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है जनरेटिंग ईएमएफ क्या होगा, जनरेटिंग वोल्टेज क्या होगा। तो हम जनरेटिंग ईएमएफ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी। और लोड करंट दिया गया है हमें, तो हमें और क्या निकालना, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट किस निकालते हैं, लोड करंट और शंट करंट को जोड़ देते हैं। तो शंट करंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, वी बाई आर ए, मतलब फील्ड रेजिस्टेंस या फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इसको सॉल्व करने के लिए। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ई जी बराबर वी प्लस आई ए आर ए। वी हमारे पे कितना दिया गया था, 250 वोल्ट, और आई ए कितना दिया गया था, हमें निकाला था 200। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया गया था, 0.02। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। क्या कर लेना है, इसको सॉल्व कर लेना है। 250 इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 4। तो कितना हो जाएगा हमारा, 254 वोल्ट। ईजी हमारा कितना आ गया, 254 वोल्ट। जनरेटिंग ईएमएफ हमारा क्या आ गया, 254 वोल्ट। फार्मूला ये है निकालने का, इज इक्वल टू बी प्लस आई ए आर ए। इससे हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस को करंट भी निकाल सकते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जनरेटिंग ईएमएफ निकाल, अगर कोई 2-3 पैरामीटर दिए गए हैं तो। एग्जाम में कई बार आपको आर्मेचर करंट दिया नहीं होता, तो हमें निकालना ही पड़ता है। जैसे इस वाले में हमने निकाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें क्या दिया गया था, लोड करंट दिया गया था, और हमें शंट करंट नहीं दिया था। शंट करंट में निकालना पड़ा, क्योंकि हमें इसमें किसकी वैल्यू पता करनी थी, आई ए की, फार्मूले के अनुसार। आई ए क्या होता है, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोड करंट प्लस शंट करंट को जोड़ देते हैं। तो लोड करंट में दिया गया था, शंट करंट निकाल के हमने आर्मेचर करंट निकाल लिया। इस प्रकार से हमारे ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। हम फार्मूले भी बताते जा रहा हूँ, मैं आपको क्या क्या निकालना है वो भी बताता जा रहा हूँ। अब एसएससी जेईई के एग्जाम में अधिकतर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में हमें आर्मेचर करंट ही दे दिया जाता है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर एग्जाम में निकालना पड़े तो हमें यह पता होना चाहिए बेसिक वाला फार्मूला, इससे हम निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे मैंने पहले बताया था। ये फार्मूला ये हो गया, कौन सा, ये लोड करंट निकालने, आर्मेचर करंट निकालने का फार्मूला, ये पता होना चाहिए हमें। एक फार्मूला में ये पता होना चाहिए, ये वाला बैक ईएमएफ या जनरेटिंग ईएमएफ निकालने का ये वाला फार्मूला। ये इस फार्मूले को हम नोट कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न इसी फार्मूले से। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 में क्या पूछा गया है, मोटर की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और चाल 500 आरपीएम है या 500 आरपीएम है, होने पर कितने पोल्स की आवश्यकता होगी। पूछा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स कितने होंगे, पी पूछा गया है, कितने होंगे। तो इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ पोल रिक्वायर्ड इफ द फ्रिक्वेंसी इन 50 हर्ट्ज एंड द स्पीड ऑफ द मोटर इज 500 आरपीएम। अगर हमारे पास क्या दी गई है, फ्रिक्वेंसी दी गई है हमारा 50 हर्ट्ज और स्पीड कितनी दी गई है, एनएस कितनी दी गई है, 500 आरपीएम। तो हमें पूछा क्या गया है हमसे, पोल पूछा गया, नंबर ऑफ पोल कितने होंगे। क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पोल कितने होंगे। तो ये निकालने फार्मूला क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा आप। एनएस इक्वल टू क्या होता है, 120F/P। क्या होता है, 120F/P। इस फार्मूले का हम नोट कर सकते हैं कहीं भी। एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, मतलब तुल्यकालिक गति, जब फ्रिक्वेंसी आपको पता होगी। पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। इस फार्मूले का हम नोट कर सकते हैं। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, एनएस इक्वल टू 120F/P। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पोल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 120F/NS, ये हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास दिया क्या गया था, 120। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई थी, 50 या 50 हर्ट्ज। अब सिंक्रोनस स्पीड में कितना दिया गया था, 500 आरपीएम। कितना दिया गया था, 500 आरपीएम। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, पी 5 से 5 कटेगा। तो हमारा पी कितना आ जाएगा, 12। मतलब पोल, नंबर ऑफ पोल कितने आ गए, 12। तो हमारे पास कितने पोल की आवश्यकता होगी, 12। ऑप्शन बी। कौन सा, ऑप्शन बी।
क्या पूछा, मोटर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और चाल 500 RPM होने पर कितने पोल्स की आवश्यकता होगी? तो कितना होगा? 12 पोल, मतलब 12 पोल की आवश्यकता होगी। यह फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, सिंक्रोनस स्पीड भी फार्मूले से निकाल सकते हैं आप, और फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, पोल भी निकाल सकते हैं। अगर कोई 2 यूनिट दी गई हो तो आप तीसरी यूनिट का पता लगा सकते हैं इस फार्मूले से। तो जो जो दिया गया था हमने लिख लिया। ये भी SSC JEE 2018 में आया हुआ था ये प्रश्न, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। ये बहुत ही छोटे प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछ दिए जाते हैं, तो हमें हमसे बनता नहीं है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया था। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 है। हमने बोला था थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों प्रश्न है, ये हमने दोनों प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो हमने इसमें पूछा क्या कि कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, DC मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? DC मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन इस्पात बोलते हैं। माइल्ड स्टील बोला गया तो हिंदी में क्या बोलते हैं? मृदु इस्पात। और स्टेनलेस स्टील को वही बोलते हैं। कास्ट आयरन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कच्चा लोहा। लेकिन हमें DC मशीन का आर्मेचर बोला गया। आर्मेचर किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। अगर बॉडी पूछा होता तो हम क्या क्या बताते हैं? माइल्ड स्टील या कास्ट आयरन बताते हैं, जो भी पूछा हुआ था। लेकिन हमें पूछा कि DC मशीन का आर्मेचर किससे बना, तो हम क्या बताएंगे? सिलिकॉन स्टील का। किससे बनाएंगे? सिलिकॉन स्टील का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 5 है। ये भी थ्योरेटिकल ही है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। प्रश्न में क्या बोला गया है? 5 नंबर प्रश्न में, कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर, मतलब क्या बोला? दृष्ट धारा में जनित्र दिक् परिवर्तक का इस्तेमाल होता है। मतलब कम्यूटेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिक् परिवर्तक। और हिंदी में कई बार कई जगह लिखा होता है, अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा कार्य है। DC जनरेटर का कम्यूटेटर का कार्य, DC जनरेटर में क्या होता है? कम्यूटेटर का कार्य, तो DC जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? कन्वर्टिंग AC आर्मेचर करंट इनटू DC। किस में होता है? क्या करता है? AC आर्मेचर धारा को DC में बदलता है, DC करंट में बदलता है दिख पर DC मशीन में। कम्यूटेटर को क्या बोलते हैं? कई बार कई जगह क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। तो अभी एग्जाम में पूछेगा कम्यूटेटर इन DC जनरेटर इज फॉर, तो क्या बोलाएंगे? कन्वर्टिंग AC आर्मेचर करंट इनटू DC, मतलब AC करंट को DC करंट में बदलता है आर्मेचर के द्वारा, आर्मेचर धारा को। ये हो गया हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। सिंपल से क्या बोल सकते हैं? कम्यूटेटर DC जनरेटर में क्या करता है? AC टू DC में चेंज करता है करंट को। अगर यहीं की पूछ दे मोटर में क्या कार्य करता है, मोटर में क्या काम करता है? ये DC टू AC करता है। क्या करता है? DC टू AC। DC मोटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? DC टू AC करता है। और जनरेटर में क्या करता है? AC टू DC करता है। DC जनरेटर, यहाँ DC मशीन की बात हो रही है। DC मशीन में 2 चीज़ आती है, DC जनरेटर भी आता है, DC मोटर भी आता है। और DC मशीन की पहचान भी एक तरीके से की जा सकती है। कम्यूटेटर AC मशीन में क्या क्या होता है? कम्यूटेटर नहीं लगा होता है, लेकिन DC मशीन में लगा होता है कम्यूटेटर, तो इससे हम पहचान कर सकते हैं AC और DC की। कई बार यहाँ पूछा जाता है AC मशीन की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? कम्यूटेटर लगा होता है कि नहीं लगा होता है? क्या होता है कि AC मशीन में कम्यूटेटर नहीं लगा होता है। हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका बेसिक सेंसर होगा कन्वर्टिंग AC आर्मेचर करंट इनटू DC। DC जनरेटर में कम्यूटेटर का काम क्या है? कन्वर्टिंग AC आर्मेचर करंट को किस में कन्वर्ट करता है? DC में। और DC मोटर में पूछेगा क्या होगा? DC टू AC कन्वर्ट करता है। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला गया? एक शंट जनरेटर 1000 RPM की गति से चल रहा है, यदि फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति RPM में क्या होगी? मतलब क्या बोला गया? एक शंट जनरेटर जिसकी स्पीड क्या है? 1000 RPM से चल रही है, यदि हम फ्लक्स को क्या कर दें? आधा कर दें। पिछले वाले प्रश्न में क्या क्या था? फ्लक्स कांस्टेंट रहे, लेकिन इसमें क्या बोला? फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो नई गति क्या होगी? तो एक फार्मूला होता है जनरेटिंग EMF का, ये भी होता है। अब याद रखें 5ZNP, वह क्या होता है? 60A। ये लैप वेव बाइंडिंग के अनुसार बदलता रहता है। अगर लैप रहेगा तो ए नहीं रहेगा, ए लैप में क्या होता है? A/P बराबर हो जाते हैं, तो ये कट जाता है। अगर वेव बाइंडिंग होता है तो क्या होता है? A/2P होता है। लेकिन हम इसी अभी इसको ही देखेंगे, इस फार्मूले को देखेंगे हम फिलहाल। इस फार्मूले से हमें क्या पता चल रहा है? स्पीड किसके
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, किसके, फ्लक्स के। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है। स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, जिससे प्रश्न में बोला गया है। तो एन हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया, n1 मतलब स्पीड कितनी दी गई है जो चल रही है गति से, 1000 आरपीएम, मतलब 1000 आरपीएम दी गई है पहले की अपेक्षा। तो हम 5 का लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। जो पहले स्पीड चली उसकी फ्लक्स क्या होगी, 5 होगी। अब हम 5 क्या लिख सकते हैं, कितना बोला गया है, यह फ्लक्स को आधा कर दिया है, कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2, क्योंकि हमें n2 का फ्लक्स क्या करना है, आधा करना है। क्या करना है, आधा करना है। तब सेकेंड आरपीएम की जो स्पीड है, तो हम नेक्स्ट पेज में ले सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका, n2/n1 क्या हो जाएगा, 5/2। तो हमें n2 की हमें वैल्यू क्या दी गई, नहीं दी गई, हमें निकालना है। n1 की वैल्यू कितनी दी गई, 1000 आरपीएम। अब 5/1 की वैल्यू में 5/1 ही है, और 5/2 की वैल्यू क्या है, फ्लक्स को आधा कर दिया, क्या हो गया, 5/2 हो गया है। फ्लक्स हमने आधा कर दिया तो 5/2 हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, बस हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या हो जाएगा, n2/1000 क्या हो जाएगा, ये जो इधर साइड जो 2 है, ये 2 क्या हो जाएगा, 5/1 के ऊपर चला जाएगा। सॉरी 5, यहाँ 5 रहेगा, 5/1 5/2 नहीं रहेगा, यहाँ बस 5 रहेगा। तो 5 यहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 5 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, 5 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 5/5, तो हमारा कितना हो जाएगा, n2 कितना हो जाएगा, 1000 × 2। तो सेकेंड आरपीएम हमारी कितनी आ जाएगी, फ्लक्स को आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2000 आरपीएम। वैसे भी हमें पता होना चाहिए, अगर फ्लक्स को आधा कर देंगे तो हमारे क्या होगा, स्पीड दुगनी हो जाएगी। तो 1000 आरपीएम देगा, 2000 आरपीएम, वैसे भी हमें पता करने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। चलते हैं प्रश्न पे, कितने आ गया हमारा, फ्लक्स को आधा कर देंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 2000 आरपीएम। कितनी आ जाएगी, 2000 आरपीएम। किस में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। और हमें ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर सिंपल से हमें पता चल गया है कि स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स के। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्लक्स को आधा कर देंगे, जैसे फ्लक्स को हम कम करेंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फ्लक्स को हम आधा कर देंगे तो स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अगर इस फार्मूले से हम पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा हमारा, 2000 आरपीएम। अगर यहाँ 2000 दिया होता तो कितना हुआ होता, 4000। अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाए तो बोला गया है। अगर दुगना तिगुना कर दिया जाए, जैसे इसमें फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, स्पीड कम होगा। ये हमें एग्जाम में पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, 2000 आरपीएम। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर एक आप जान लीजिए, मैंने पहले जो बताया था अभी, क्या होता है, n = 1/5। इस फार्मूले से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम फ्लक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो क्या होगी, स्पीड कम होगी। अगर हम फ्लक्स की वैल्यू घटाएंगे तो क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आ गया, 7 या 7। इसमें क्या बोला गया है, लैप बाउंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। संख्या कितनी होगी, तो कितनी होती है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। कितने होती है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। लैप बाउंडिंग क्या होता है, लैप बाउंडिंग में आर्मेचर में जो पैरेलल हमें दिए गए होते हैं। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फॉर अ लैप बाउंड जनरेटर द नंबर ऑफ पैरेलल पथ इन आर्मेचर इज टेकन टू बी। मतलब लैप बाउंड जनरेटर के आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या पूछा गया है। तो कितना होता है ये, बाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग क्या होता है, समांतर किसके बराबर होते हैं, पोल के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के। यह नंबर ऑफ पोल हो गया, और ये क्या हो गया, समांतर पथों की संख्या हो गया, ए को डिनोट करते हैं ए से। तो यही अगर पूछा गया होता वेव बाइंडिंग में क्या होता, 2p हो जाता। कितना होता है, 2p, मतलब समांतर पथों की संख्या कितने, नंबर 2 पोल के बराबर हो जाती है। तो क्या पूछा है, समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है। कितनी होती है, नंबर ऑफ पोल के बराबर। अगर यही वेव बाइंडिंग पूछा होता तो कौन सा होता है, नंबर ऑफ पोल 2, सी ऑप्शन हो जाता। अगर वेव बाइंडिंग पूछा होता तो यहाँ पर लैप बाइंडिंग पूछा होगा तो कितने बराबर होगा, समांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है,
नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होती है, ए इक्वल टू पी होती है। ये हमारा क्या हो गया, समांतर पथों की संख्या, नंबर ऑफ पैरेलल पथ, ये हो गया। पी क्या हो गया, नंबर ऑफ पोल हो गए हमारे। वेव लैप बाइंडिंग में ए इक्वल टू पी होता है, और वेव बाइंडिंग क्या होता है, ए इक्वल टू 2p होता है। क्या होता है, समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ 2 गुना पोल होता है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 8 है। थ्योरेटिकल प्रश्न में कई बार पूछे जा रहे हैं, मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ। अगर इससे आप कई एग्जाम में 2-3 प्रश्न, एक ही प्रश्न से 2-3 मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम में इसके आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस प्रश्न को देखिए आप, क्या पूछा गया है, उन डीसी मशीन में वेव बाइंडिंग प्रयुक्त की जाती है जिसमें मतलब इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। वेव बाइंडिंग इज इम्प्लॉयड इन डीसी मशीन हैविंग, किसमें प्रयुक्त की जाती है डीसी वेव बाइंडिंग। मैंने पहले बताया था वेव बाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं, सॉरी बाइंडिंग 2 प्रकार की होती हैं, वेव बाइंडिंग और क्या होती है, लैप बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग कहाँ आवश्यकता पड़ती है हमें, जहाँ हाई वोल्टेज और लो करंट हो, कहाँ हो, जहाँ हाई वोल्टेज हो और लो करंट की आवश्यकता होती है, हमें वहाँ वेव बाइंडिंग की आवश्यकता पड़ती है। अगर लैप पूछेगा, लैप बाइंडिंग की आवश्यकता कहाँ होगी, उन डीसी मशीन में अगर पूछ दे वेव की जगह लैप पूछेगा तो क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज हाई करंट। अगर एग्जाम में पूछा गया तो लैप बाइंडिंग के लिए है, लेकिन वेव बाइंडिंग के लिए पूछेगा क्या होगा, हाई वोल्टेज लो करंट। अगर आपको पता ना हो, अगर डायग्राम में कुछ इस प्रकार बनते हैं, अगर जैसे दिए जाए तो लैप बाइंडिंग वेव बाइंडिंग के एक उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं आप। देखिए मैं उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर जान लीजिए, जहाँ हाई वोल्टेज लो करंट की आवश्यकता होती है, क्या होती है, हाई वेव बाइंडिंग कहाँ उपयोग किया जाता है, इस वाले ऑप्शन सी, हाई वोल्टेज और लो करंट की जहाँ आवश्यकता होगी हम वहाँ वेव बाइंडिंग का उपयोग करेंगे। और जहाँ लो वोल्टेज हाई करंट का उपयोग करना उसमें किस में करेंगे हम, लैप बाइंडिंग में। किसमें, लैप बाइंडिंग में। लैप बाइंडिंग क्या होता है, हाई करंट होता है और लो वोल्टेज होता है। ये एग्जाम में कई बार ये भी पूछ सकता है, इसको इधर कर देगा, हाई करंट को इधर कर देगा, लो वोल्टेज को उधर। लेकिन आपको बेसिक पता रहेगा तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में हम चलेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। अब प्रश्न नंबर आ गया मैं 9 में। ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसको पहले पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, यदि एक शंट जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ 500 वोल्ट है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, यदि आर्मेचर करंट 200 एम्पियर है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। मैंने पहले बताया था कि कई बार हमें आर्मेचर करंट दिया होता है, इसमें जैसे दिया गया है कितना, 200 एम्पियर, तो इसमें हमें लोड करंट और शंट करंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वोल्टेज में कितना दिया गया था, 500 वोल्ट। ईएमएफ दिया गया है, कितना दिया गया है, ईएमएफ में कितना दिया गया है, जनरेटिंग ईएमएफ कितना दिया गया है, 500 वोल्ट। और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है हमारे, 0.2 ओम। तो हमें निकालना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज पूछा गया, मतलब VT पूछ रहा है, क्या होगा। मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, V इक्वल टू EG माइनस IA RE, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। यहीं पर जो V है वही टर्मिनल वोल्टेज है यहाँ पर VT, इसको डिनोट करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में लिख दे रहा हूँ आपको, क्या हो जाएगा ये, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG माइनस IA RA। ये हमारा VT क्या होगा, हमारा टर्मिनल वोल्टेज, जो V यहाँ पर है वही टर्मिनल वोल्टेज है हमारा, इसी से डिनोट करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से इस फॉर्मूला में रख देना है। मैंने कई बार बोला है कि कई बार एग्जाम आते रहते हैं। ये प्रश्न किस एग्जाम में आया हुआ है, JUVNL जे एग्जाम में आया हुआ है, या SSC JM में भी आया हुआ है 2017 के एग्जाम में, 2018 के। तो हमारा फॉर्मूला क्या है टर्मिनल वोल्टेज निकालने का, EG की वैल्यू में कितने दी गई थी, जनरेटिंग ईएमएफ कितना दिया गया है, 500 वोल्ट। कितना दिया गया, 500 वोल्ट। आर्मेचर करंट में कितना दिया गया था, 200 एम्पियर। आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया गया था, मैं देख लेते हैं, कितना दिया गया, 0.2 ओम। कितना दिया गया है, 0.2 ओम। तो क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई क्या कर लिख देंगे, 0.2 ओम। हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40। कितना आ जाएगा, 40। टोटल में कितना आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा हमारा, 460 वोल्ट। कितना आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज हमारा, 460 वोल्ट।
हमने कुछ नहीं किया, इसी फॉर्मूले में चुपचाप रख दिया। हमें जो जो दिया गया था सिंपल से हमने रखा इस फॉर्मूले में। हमने में शंट करंट निकालना है ना में लोड करंट निकालना है। सिर्फ आर्मेचर करंट हमें दिया था, तो हमने चुपचाप यहीं इसको रख दिया वैल्यू में। हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना चाहिए। जो एसएससी जेईई के एग्जाम होता है बेसिक ही होता है, बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं, कई बार होता है टफ आ जाता है, लेकिन अधिकतर बेसिक ही आते हैं। इसलिए हमने बेसिक प्रश्न को सेलेक्ट किया है। कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ यूज़ करना है हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया है। जो जो दिया था सबसे पहले मैंने उसको लिख लिया है। अगर हम मशीन पढ़ेंगे, मशीन में कई फॉर्मूले आते हैं, जैसे मैं बता दूंगा आगे वाले पेज में, यानी लास्ट वाले पेज में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 10 आ गया। ये भी थ्योरेटिकल प्रश्न है, ये हमारा लास्ट प्रश्न है। इसके बाद थोड़ा मैं बेसिक बता दूंगा, कुछ फार्मूले और थोड़ा डीसी जनरेटर के बारे में भी। अधिकतर प्रश्न डीसी मशीन से ही लिए गए हैं, तो हम अधिकतर के पूरे प्रश्न डीसी मशीन से लिए गए हैं। तो प्रश्न क्या बोला है, द फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। इस प्रश्न को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब इस बार ही बता रहा हूँ। अगर इसका आंसर आपको पता कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मैं तो बता ही दे रहा हूँ आपको क्या होगा। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर क्या होता है, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। क्या होता है, एसी टू डीसी, सिंपल सी बात है, कन्वर्ट करता है। अब जनरेटर का काम क्या होता है, सिंपल सा बात क्या होता है, पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद ही बताऊंगा मैं। क्या होता है, फंक्शन ऑफ अ कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर, मतलब विद्युत धारा में दिक् परिवर्तन का कार्य क्या होता है। क्या होता है, एसी टू डीसी। ये जनरेटर की बात हो रही है, डीसी जनरेटर की बात हो रही है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, कन्वर्ट क्या करता है आर्मेचर, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करता है करंट को। अगर कहीं पूछे डीसी मोटर में क्या होगा, अगर कहीं पूछे डीसी मोटर में क्या होता है तो क्या बताएंगे, डीसी टू एसी। कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है, डीसी टू एसी करंट को चेंज करना। क्या होता है, डीसी टू एसी करंट को चेंज करना। ये तो होगा मैं सारे प्रश्न। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डीसी जनरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। किसी क्या होता है, बैटरी को चार्जिंग में, किसके लिए किया जाता है, बैटरी चार्जिंग में अधिकतर किया जाता है। अब पूछ देगा, मैं बताता हूँ, बड़ी डीसी मशीन जो होता है उसकी बॉडी या योग एग्जाम में कई बार पूछा किससे बना होता है, तो हम क्या बताएंगे, कास्ट सिलिकॉन स्टील या कास्ट स्टील भी बता सकते हैं। जो बड़ी मशीनें होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो छोटी मशीनें होती है उसका किसका बना होता है, किस मटेरियल से बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। उसकी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि सारे पार्टों की, मैं मेन बॉडी की बात कर रहा हूँ। जो बड़ी मशीन होंगी वो किससे बना होगा, कास्ट सिलिकॉन स्टील से बनती हैं, मतलब ढलवा सिलिकॉन इस्पात। अगर डीसी मशीन जो छोटी होती हैं वो किससे बनी होती हैं, वो कास्ट आयरन से बनी होती हैं। और मैं कुछ और चीज़ें बता दे रहा हूँ आपको, बेसिक वाली चीज़ क्या होती है, लैब बाइंडिंग में। लैब बाइंडिंग क्या होता है, ए इक्वल टू पी होता है, मतलब जो समांतर पथ है हमारे, मतलब पैरेलल पथ, नंबर ऑफ पैरेलल पथ ए होता है। और पी क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, किसके लिए है, लैब बाइंडिंग के लिए है। और वेव बाइंडिंग क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पथ किसके बराबर होते हैं, टू, दो गुना किसके होते हैं, नंबर ऑफ पोल के। ये हमारे लैब वेव बाइंडिंग के लिए हो गया, ये लैब के लिए हमारा हो गया, ये हमारा वेव बाइंडिंग के लिए हो गया। जो बड़ी मशीन की बॉडी होती है किससे बनाई जाती है, कास्ट सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। और जो छोटी मशीन होती हैं डीसी मशीन किससे बनाई जाती हैं, कास्ट आयरन की। किससे बनाई जाती हैं, कास्ट आयरन की। और मैं बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको पता होंगी या नहीं भी होंगी, तब लिख लीजिएगा या जान लीजिएगा। कम्यूटेटर किस में लगा होता है, कम्यूटेटर किस में लगा होता है, डीसी मशीन में लगा होता है। और किस में नहीं लगा होता है, एसी में। अगर पहचान करनी हो, कई बार पूछा जाता है डीसी और एसी मशीन की पहचान क्या होगी, तो एक ये भी बता सकते हैं, डीसी में कम्यूटेटर लगा होता है, एसी मशीन में कम्यूटेटर नहीं लगा होता है, ये भी बता सकते हैं। और कम्यूटेटर का मैंने पहले बताया था, जनरेटर में क्या होता है, एसी टू डीसी, और मोटर में क्या होता है, डीसी टू एसी, करंट को चेंज करने के लिए होता है। कई बार एग्जाम ये पूछ सकता है डीसी मशीन की मैक्सिमम इफिशिएंसी कब होगी, तो कब होगी हमारा, जब कॉपर लॉस किसके इक्वल टू होगा, कांस्टेंट लॉस के, किससे, कांस्टेंट लॉस के, मतलब कॉपर लॉस स्थिरांक के बराबर होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं बेसिक बता दे रहा हूँ कुछ फार्मूले आपको। सिंक्रोनस स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है, 120f/p। यह हो गया फार्मूला निकालने का, मैंने अभी यूज भी किया है इसको, जो यूज़ किया है मैं वही बता दे रहा हूँ। और जनरेटिंग ईएमएफ निकालने क्या होता है, V माइनस IA RE, ये फार्मूला होता है। आई क्या होता है, आर्मेचर करंट, इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर्मेचर करंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, लोअर करंट प्लस शंट करंट। क्या होता है, लोअर करंट प्लस शंट करंट, ये निकालने का फार्मूला होता है। आर्मेचर करंट में दिया होता है,
एक फॉर्मूला हमने क्या बताया था, जेड बराबर क्या होता है, फाई एन पी ए बाई क्या होता है 60 पी। ये लैब के लिए, वेव के लिए, लैब के लिए क्या होगा, ये बराबर कर देंगे, ए और पी को हटा देंगे। ये हमें बेसिक जानकारी में इतना पता होनी चाहिए। और एक बात पता होनी चाहिए, डीसी जनरेटर जो होता है सेल्फ एक्साइटेड होता है। क्या होता है, सेल्फ एक्साइटेड, मतलब सब उत्तेजित हो जाता है, शंट फील्ड के द्वारा होता है, ये अपने शंट फील्ड के द्वारा सेल्फ एक्साइटेड होता है। इस प्रकार से हमारे आज वीडियो कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।